कुछ करना है तो डटकर चला, थोड़ा दुनिया से हटकर चला। लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चला। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज फिर लेकर आया हूं एक लड़की के हौसले और जज्बे की सच्ची दास्तां। 11 अप्रैल 2011 लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पद्मावती एक्सप्रेस, जिसके जनरल डिब्बे में अनेक यात्री सवार थे, उनके बीच एक लड़की भी सवार थी जो लखनऊ से दिल्ली CISF अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है, की परीक्षा में शामिल होने जा रही है। यूपी के बरेली के आसपास ट्रेन के जिस डिब्बे में यह लड़की सवार थी, उसी डिब्बे में कुछ लोग लूटपाट के इरादे से सवार होते हैं और सभी यात्रियों को लूटना आरंभ कर देते हैं। सभी अपना कीमती सामान और जेवर उनके सामने रख रहे हैं। किसी ने भी उनका प्रतिकार नहीं किया। जैसे ही लुटेरे लड़की के सामने आते हैं और लड़की के गले की सोने की चैन मांगते हैं, लड़की देने से मना करती है। चूंकि लड़की एक वॉलीबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी है, खिलाड़ी वाला जुनून, वह स्पिरिट उसमें होता है और वह लुटेरों से भिड़ जाती है। हाथापाई में लुटेरे लड़की को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। वह उससे टकराकर पटरी पर गिर जाती है। दोनों ट्रेनें निकल जाती है। लड़की का एक पैर बुरी तरह कुचल गया है और दूसरा पैर गंभीर रूप से जख्मी होकर उसकी हड्डियां बाहर आ चुकी है। इसी अवस्था में वह लड़की रात भर करीब 7 घंटे पटरी पर पड़ी रहती है। चूहे उसका कटा हुआ पैर कुतर रहे हैं। इस बीच करीब 49 ट्रेनें इधर से उधर पटरियों से गुजर चुकी है। ट्रेन गुजरने से होने वाली कंपन से वह सियर उठती है। शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ रहा है, पर दिमाग काम कर रहा है। सुबह जब गांव वालों की नजर उस पर पड़ती है तो वह उसे उठाकर बरेली के जिला अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां न तो एनेस्थीसिया की सुविधा है और न ही चढ़ाने के लिए खून। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि हम इस लड़की का इलाज करें भी तो कैसे। लड़की उनकी बातें सुनकर और उनकी परेशानी को समझकर कहती है, डॉक्टर साहब आप परेशान न हो, मैंने 7 घंटे तक इस हालत में पड़े रहकर दर्द को सहा है। आप बिना एनेस्थीसिया के ही मेरा पैर काट दीजिए। डॉक्टर लड़की के साहस को देख हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर और फार्मासिस्ट के स्वयं के एक एक यूनिट रक्त देकर उसके पैर का ऑपरेशन कर उसे अलग कर देते हैं। शायद यह पहली बार है कि जहां डॉक्टरों ने अपना स्वयं का खून देकर किसी लड़की की जान बचाई हो। दूसरे दिन अखबारों में प्रकाशित खबरों से पता चलता है कि लड़की वॉलीबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी है। फिर उसे वहां से एम्स में शिफ्ट किया जाता है और वहां लगभग 2.5 माह तक उसका इलाज चलता है। करीब 25 दिनों के बाद वह स्वयं को स्वस्थ महसूस करती है, लेकिन मीडिया में आने वाली खबरों से वह परेशान हो जाती है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह बिना टिकट रेल में सफर कर रही थी, उसने तो आत्महत्या करने की कोशिश की। इन सभी खबरों का लड़की के घरवाले खंडन करते हैं। लड़की अस्पताल के बेड पर पड़ी
सोचती है कि मैं इन बातों का जवाब वह बनकर दूंगी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और बोलने वाले भी जो है वो अचंभित हो जाएंगे। चूंकि अब वह वॉलीबॉल तो नहीं खेल सकती थी, इसलिए माउंटेनिंग कर पर्वतारोही बनकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का वह विचार करती है। अस्पताल से निकलते ही अपने लक्ष्य को हासिल करने जो उसने सोचा था उसको प्रत्यक्ष धरातल पर उतारने के लिए वह जुड़ जाती है और सीधे पहुंच जाती है 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली बछेंद्री पाल के पास। पहले तो वह उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देती है, लेकिन लड़की के जज्बे को देखकर वह उससे कहती है कि इस हालात में तुमने एवरेस्ट जैसी कठिन चुनौती के बारे में सोचा, समझो कि यह हो गया। यह कहने वाली वह पहली महिला थी जिसने उस लड़की का हौसला बढ़ाया था, क्योंकि उसने जब यह विचार दूसरों को बताया था तब उसे पागल करार दिया गया था। उस लड़की के परिवार के अलावा बछेंद्र ही वह अकेली ऐसी महिला थी जिन्हें उस पर विश्वास था, भरोसा था। उन्होंने उसे ट्रेनिंग देना आरंभ कर दिया। जब वह रोड हेड के पास पहुंची तो बछेंद्री ने कहा कि सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, करना पड़ेगा। लड़की ने कहा मुझे एक मौका चाहिए। वास्तव में जब लड़की पहाड़ पर पहुंची तो सड़क के किनारे से बेस कैंप तक लोगों को 2 मिनट का समय लगता था, लेकिन इसे 3 घंटे लगते थे, क्योंकि दाहिने पैर की हड्डियां अभी ठीक नहीं हुई थी। उसका बायां पैर एक कृत्रिम अंग था, स्टंप अभी पूरी तरह से लाल था। अन्य सभी लोग प्रत्येक चढ़ाई से पहले उससे कहते कि यह क्या है, इसने एवरेस्ट की योजना बनाई है। लड़की मन में कहती एक दिन आएगा मैं इन सब से आगे रहूंगी, और अगले 8 महीने में यह सच साबित हुआ। लड़की अब सबसे पहले शीर्ष पर पहुंच जाती थी, उसे खुशी होती थी। अब उससे बाकी लोग पूछते कि मैडम क्या खाती हो, आपके पास पैर नहीं है लेकिन आप सबसे आगे हो। एवरेस्ट चढ़ाई के लिए इस लड़की के सामने अनेक दिक्कतें आई। पहले तो स्पॉन्सरशिप को लेकर 40 से 50 लाख की व्यवस्था करना। ऐसे समय टाटा स्टील ने उसकी मदद की। फिर एवरेस्ट मार्ग पर चलने के लिए उसे शेरपा नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से एक शेरपा मिला, क्योंकि जिसका एक पैर कृत्रिम हो और दूसरे में छड़ी हो, उसके साथ कोई भी शेरपा चलने को तैयार नहीं था। मिन्नतों के बाद, मुश्किलों के बाद जो शेरपा मिला और वह तैयार हुआ, और वह दिन भी आया जब वो एवरेस्ट फतह करने के लिए निकल पड़ी। अनेक पर्वतारोहियों की तरह वह भी चल रही थी, लेकिन जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में महज 2 घंटे का समय शेष था, उसी समय उसका ऑक्सीजन खत्म होने लगा। शेरपा ने कहा वापस चलते हैं, जान रही तो फिर प्रयास कर लेना। लेकिन लड़की ने कहा यहां तक पहुंचकर मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। शेरपा ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। अनेक मृत पर्वतारोहियों की लाशों से उसका सामना हुआ। बिना घबराए लाशों को लांघते हुए वह निरंतर आगे बढ़ती रही। मन में एक ही विचार था कि अनेक लोग इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले ही मर गए हैं। मैं इन सब की ओर से एवरेस्ट फतह करूंगी। और अगले 1.5 घंटे में वह एवरेस्ट के चोटी पर थी।
वह बहुत खुश थी। आखिर उसने वह कर दिखाया था जिसे अच्छे अच्छे नहीं कर पाए। आज वह दुनिया के सबसे ऊंचे 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंच चुकी थी। वह दिन था 11 अप्रैल 2011 जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। और आज ठीक 2 साल बाद 21 मई 2013 को ठीक 10:55 पर वह दुनिया की शीर्ष चोटी पर पहुंच गई थी। अब शेरपा ने कहा, चलो जल्दी वापस चलते हैं, ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। लड़की ने कहा, जरा एक फोटो तो निकाल लो, पागल हो गई हो, तुम्हारे पास समय नहीं है। और उसने बड़े मुश्किल से लड़की का हाथ में तिरंगा लिए एक फोटो खींचा। फिर लड़की ने कहा, जरा एक वीडियो बना लो। अब शेरपा नाराज हो गया, लेकिन लड़की चाहती थी कि वह यहां से अगर जिंदा नहीं लौटी तो इस वीडियो को उसके देश के युवा देखे और जीवन में जो एक बार हार कर दोबारा लड़ना नहीं चाहते ऐसे युवाओं के लिए वह प्रेरणा बने। इसीलिए उसने वीडियो भी बनाया और वापस नीचे चल पड़ी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, वह गिर पड़ी। शेरपा ने कहा, चलो उठो, मैं चाहता हूं तुम जिंदा वापस चलो, आओ खड़े हो जाओ। यहां ईश्वर ने उसका साथ दिया। कहते हैं ना कि जिसका समय आया नहीं है या भगवान की लिस्ट में जिसका नाम नहीं है तो वह उसे कैसे लेकर जाता। उसी समय एक ब्रिटिश पर्वतारोही जो ऊपर की ओर जा रहा था, उसने देखा और अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर उस लड़की की ओर फेंक दिया। शेरपा ने उसे उठाया और लड़की के सिलेंडर से बदल दिया, क्योंकि मौसम वास्तव में बहुत खराब था। वह ब्रिटिश पर्वतारोही वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकता था। अब लड़की के जान में जान आ गई और वह नीचे की ओर जाने लगी। तब तक एवरेस्ट का तापमान -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। और तभी उसका कृत्रिम पैर उसके शरीर से अलग हो जाता है। हाथ ठंड की वजह से कांपने लगते हैं और उसका एक हाथ धीरे धीरे पहले लाल, फिर नीला, पश्चात काला हो रहा था। शायद जिसका एक पैर पहले से ही कटा हो, भविष्य में हो सकता है कि उसका एक हाथ भी काटना पड़ जाए। यह सोचकर ही वह घबरा गई। ऐसे हालत में उसका चलना कठिन हो रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार से उसने अपना कृत्रिम पैर हाथ में पकड़ा और घिसटते घिसटते वह खतरनाक पड़ाव भी उसने पार कर लिया और एक पहाड़ की चोटी के नीचे पहुंचकर उसने अपना पैर लगाया। बेस कैंप पर पहुंचने के लिए साधारण समय 15 से 16 घंटे लगता है, लेकिन इस लड़की को वहां तक पहुंचने के लिए पूरे 28 घंटे लगे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एवरेस्ट की बेटी पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा की। यूपी के अंबेडकर नगर में जन्मी अरुणिमा महज जब 3 साल की थी तब सेना में इंजीनियर उसके पिता का देहांत हो जाता है। मां भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी। बड़ी बहन पर घर की जिम्मेदारी थी। एक भाई भी था। आज अरुणिमा ने सभी महाद्वीपों की सभी शीर्ष चोटियों पर पहुंचकर एक नया कीर्तिमान रचा है। अरुणिमा के शब्दों में ही हम उनके लिए कहना चाहेंगे, अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांगा है मैंने समंदरों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। फिर मिलेंगे
ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसले और जज्बे की सच्ची दास्ता के साथ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।